तो गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना। मेरे मेरे पिता, मेरे माता, मेरे मालिक, मेरे सब कुछ गुरुजी हैं। पूरी दुनिया में वो कोई नहीं है जैसा कि गुरुजी। गुरुजी हर बात मन की जान लेते हैं और आपके रिक्वेस्ट किए बिना, आपसे मांगे बिना आपका सब काम कर देते हैं, जो आपको जरूर, जो आपके लिए अच्छा हो। मैं 1995 में गुरुजी के साथ जुड़ी थी। मैं एक गवर्नमेंट ऑफिसर थी और मेरी पोस्टिंग दिल्ली में थी। तो मैं उस समय बहुत बीमार थी, जिसकी वजह से मैं गुरुजी के पास गई थी। गुरुजी ने मेरे को जीवन दान दिया, लेकिन मुझे पता नहीं था कि गुरुजी दिल्ली में रहेंगे कि वापस जलंधर चले जाएंगे। तब गुरुजी ग्रेटर कैलाश बेसमेंट में होते थे। तो मेरे को कुछ टाइम तो लगा ठीक होने में। जैसे जैसे ठीक होने लगी, मेरी ट्रांसफर पुणे हो गई। तो पुणे जाने के बाद मुझे एहसास भी नहीं हुआ कि गुरुजी मेरे साथ हैं, गुरुजी मेरा सब कल्याण कर रहे हैं। मुझे लगा कि गुरुजी तो जलंधर चले गए हैं। तो मैं अपना काम करती रही, खुशी से काम करते रही, बहुत अच्छा होता रहा, बहुत यश मिलता रहा, लेकिन मैं अपने आप को ही क्रेडिट देती रही। मुझे नहीं उस समय एहसास था कि गुरुजी मेरा सब कुछ कर रहे हैं। करीब 2 साल बाद मेरी प्रमोशन हुई, मैं वापस फिर दिल्ली में आ गई और गुरुजी ने मेरे को फिर बुलवाया। किसी जो आंटी मेरे को जानती भी नहीं थी, उसने मुझे कहा, मेरे ऑफिस आई और मुझे कहा कि मेरे घर गुरुजी आने वाले हैं, आप आओगे? तो मैंने कहा हाँ मैं आऊंगी। मुझे यही लगा कि कोई संत महात्मा उनके घर आए हैं तो मुझे जाना चाहिए, लेकिन मैं जा नहीं पाई, किसी वजह से मैं जा नहीं पाई। और जब मैंने उसको माफी मांगी तो उसने कहा कि आंटी जब नेक्स्ट टाइम मैं गुरुजी के पास जाऊंगी आपको ले जाऊंगी। तो जैसे ही मैं गुरुजी के मंदिर गई एम्पायर स्टेट, तो गुरुजी ने एकदम से कह दिया, ओ आशा आंटी, मेरा आंटी आ गई। और बड़े प्यार से मिले, बहुत कुछ पूछा, बहुत बातें बताई जो मैं भूल चुकी थी। तो तब से मुझे लगा कि गुरुजी, गुरुजी ही मेरे पिता हैं, गुरुजी ही सब कुछ है। और तब से तकरीबन रोज उन दिनों होती थी, रोज ही हम जाते, ऑफिस से आना और सीधा मंदिर चले जाना। गुरु ने चाय प्रसाद खिलाना और कई प्रसाद खिलाने, लंगर खिला के फिर घर भिजवाते थे रात को। ऐसी ऐसी उन दिनों तो हमने कुछ खास मांगा नहीं, एक तो एहसास नहीं था कि भगवान से, और एक कोई खास जरूरत भी नहीं पड़ी। गुरुजी ने इतना सब ठीक कर रखा था कि कोई मांगने की जरूरत भी नहीं पड़ी। लेकिन 2001 में 2000 में अंकल मेरे, वो भी डिपार्टमेंट में गवर्नमेंट सर्विस में है, वो रिटायर हो गए। तो वो दिल्ली में थे, मैं अभी बॉम्बे में थी। मेरी अभी सर्विस 2 साल और थी, जिसके बीच में मैंने 6 महीने बॉम्बे रहना था। तो मैं बॉम्बे में थी, तो अंकल मेरे कुछ बुखार होने लगा, कोई बीमार होने लगा, तो छोटी मोटी बात होती रहती है, मैंने कोई खास ख्याल नहीं किया। तो जब वो बिल्कुल ज्यादा कुछ हो गया तो मैं दिल्ली आई, टेस्ट करवाए तो पता लगा कि अंकल की लिवर में प्रॉब्लम है। और मेरा बेटा भी उनके पास था दिल्ली में, तो टेस्ट, तो गुरुजी की संगत में डॉक्टर बजाज हैं, उन्होंने कोई डॉक्टर शामा का नंबर दिया, टेलीफोन नंबर दिया, अपॉइंटमेंट ले दी। और मैं रात को आई, संडे रात को मैं बॉम्बे से दिल्ली आ गई और मंडे मॉर्निंग की अपॉइंटमेंट थी डॉक्टर सामा के पास। तो डॉक्टर सामा के पास जब हम गए तो मुझे तो पता भी था कौन डॉक्टर सामा है, कितना अच्छा है, वेदर ही इज गुड। तो वो डॉक्टर सामा ने 10 मिनट लगा दिए आने में। जब तक हम उनके कमरे में थे, जाके देख के आए कि क्या क्या सर्टिफिकेट उनके पास है। बहुत बहुत अच्छे डॉक्टर थे वो, और गंगाराम हॉस्पिटल के चेयरमैन थे, और उनका वो नर्सिंग होम था। जैसे डॉक्टर आए, उन्होंने देखा तो उन्होंने कहा ये तो बहुत सीरियस है और इनको एडमिट होना पड़ेगा। मैंने कहा ठीक है, एडमिट कर दीजिए। तो हॉस्पिटल एडमिट, उन्होंने अपने नर्सिंग होम में एडमिट कर लिया। और मुझे थोड़ी एक एहसास हुआ कि चलो ठीक जगह पे आ गए हैं, अब तो ठीक हो जाएंगे। लेकिन शाम तक डॉक्टर ने मेरे होश उड़ा दिए, कहा कि बहुत सीरियस है, तो इनको गंगाराम हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा। तो मैंने कहा ठीक है। शाम तक फिर डॉक्टर ने कहा कि गंगाराम हॉस्पिटल में जगह नहीं है, रूम अवेलेबल नहीं है। तो मैं चुप हो गई, और क्या कर सकती थी, वो खुद चेयरमैन थे गंगाराम हॉस्पिटल के, और ये तो रूम अवेलेबल नहीं है। अब गुरुजी की देखो रहमत, मेरे बॉस होते थे पुराने,
जो मुझे कभी कोई टच में थे ही नहीं, काफी साल पहले मेरे बॉस होते थे और हमारा कोई आना जाना कोई टच में नहीं थे। उनका फोन आ गया, मिस्टर बत्रा करके उनका फोन आया और मुझे कहने लगे कि आशा तू कहाँ है? मैंने कहा मैं तो हॉस्पिटल में हूँ। तो बोले तू हॉस्पिटल में क्या कर रही है? मैंने कहा ऐसे मेरे अंकल बहुत बीमार है और उनको अभी हॉस्पिटल ले जाना है, लेकिन हॉस्पिटल में रूम अवेलेबल नहीं है। तो वो बोले कि तू अपने ऑफिस में फोन कर, तेरे को इमीडिएटली रूम मिल जाएगा। मैंने कहा नहीं नहीं, बड़ा एम्बैरेसिंग लगता है, ये जो डॉक्टर है ये तो उनके गंगाराम हॉस्पिटल के चेयरमैन है और अगर चेयरमैन को रूम नहीं दिया तो मुझे कैसे अच्छा लगता प्रेशर करने के लिए। तो उन्होंने मुझे कहा ओके तेरे लिए एम्बैरेसिंग होगा, मेरे लिए तो कोई एम्बैरेसिंग नहीं है ना, मैं करता हूँ। मैं चुप रह गई। आधे घंटे में मुझे फोन आ गया कि गंगाराम हॉस्पिटल में रूम नंबर 212 अवेलेबल है, पेशेंट को ले आओ। अच्छा, फिर मुझे जो वहाँ के डॉक्टर सामा थे उन्होंने मुझे बुलाया, कहने लगा कि तुम इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में हो? मैंने कहा हाँ जी। तो बोले कि तुम लोग कौन हो? मैंने कोई जवाब नहीं दिया। तो मेरे हस्बैंड कौन है? मैंने कहा वहाँ के चीफ कमिश्नर हैं। तो बोले कि ये कौन है जिसने मुझे अभी मैसेज दिया है? मैंने मैंने कहा मुझे नहीं पता, उनके अंदर काम किया होगा। तो उनकी टेबल ग्लास के नीचे बड़ा बड़ा लिखा हुआ था कुछ, इनको बहुत एक्स्ट्रा केयरफुल देना, एक्स्ट्रा इनको ट्रीटमेंट देना सब ठीक से। तो वो बड़ा रिगार्ड करने लगे और दवाई वगैरह ठीक से देने लगे। तो शाम को कहने लगे कि रूम तो मिल गया है गंगाराम हॉस्पिटल में, लेकिन कल संडे है तो आई थिंक हॉस्पिटल में इतना ख्याल नहीं रखेंगे, हम लोग अपने नर्सिंग होम में ही रखेंगे जहाँ पर्सनल केयर कर देंगे। मैंने कहा ठीक है। तो जैसे उन्होंने शाम को डॉक्टर फिर और घबरा, गाड़ी है तो आप इनको एमआरआई करवा लो, हमारे यहाँ एमआरआई की सहूलियत नहीं है। ठीक है, मैंने कहा ठीक है। मैंने अपने फ्रेंड को फोन किया, उन्होंने अपनी बड़ी गाड़ी ड्राइवर वाली भेजी, तो हम एमआरआई करवाने चले गए। बिफोर गोइंग टू एमआरआई उन्होंने कहा कि हम एक अल्ट्रासाउंड कर लेते हैं। अब जैसे उन्होंने टेक्नीशियन अल्ट्रासाउंड किया, उसके रंग बिल्कुल फक हो गया, उड़ गया रंग उसका। मैंने बोला क्या है? बोले नहीं मुझे नहीं पता, वही बताएंगे आपको। एनीवे हम एमआरआई करने के लिए चले गए एक और जगह पे, सेंटर पे, एमआरआई सेंटर। जैसे हम वहां पहुंचे तो वहां एमआरआई करा लिया तो मैसेज आ गया वहां से नर्सिंग होम से कि आप वापस यहाँ मत आना, आप गंगाराम हॉस्पिटल में जाओ, यहाँ आने की जरूरत नहीं है, केस सीरियस है। चलो हम वहां से गंगाराम हॉस्पिटल चले गए। अब गंगाराम हॉस्पिटल जाते आते 11 बज गए। गुरुजी की रहमत देखो, दिन में रूम ऑलरेडी अवेलेबल करवा दिया उन्होंने गंगाराम हॉस्पिटल में। और जो डॉक्टर ने ट्रीट करना था उनको डॉक्टर सामा ने शाम को बुलवा लिया था कि अगर हम संडे डॉक्टर हॉस्पिटल नहीं ले जा रहे तो उन डॉक्टर से एक बार दिखवा देते हैं। तो उसी डॉक्टर ने गंगाराम हॉस्पिटल में ट्रीट किया। जैसे हम पहुंचे वो डॉक्टर वेट कर रहा है, रूम अवेलेबल है, उसने सारी अपनी इक्विपमेंट तैयार करके रखी हुई है कि जैसे ही पेशेंट आए आई विल स्टार्ट वर्किंग ऑन हिम। अब हम गंगाराम हॉस्पिटल पहुंचे तो रास्ते में वो जो एब्सेस, लिवर एब्सेस थी, वो लीक करना शुरू हो गई और जो टॉक्सिन्स थे पूरी बॉडी में फैल गए। मुझे डॉक्टर ने कहा कि मिसेस मेरा यू नो केस इज वेरी सीरियस, पूरी बॉडी में पॉइजन फैल गई है, तो आप समझ सकते हो क्या है? मैंने कहा हाँ जी मैं समझ सकती हूँ, उसकी ज्यादा मैं क्या कहती। अब हम जब हॉस्पिटल गए तो एक तो डॉक्टर तैयार बैठे हैं पेशेंट के लिए। तो मेरे बेटे को मैंने बोला कि तुम पापा को स्ट्रेचर में ले जाओ रूम नंबर 212 में, मैं आती हूँ। मैं उनके रिसेप्शन विंडो पे गई और मैंने पेपर साइन करने थे। जैसे मैं वहां पहुंची मुझे तो एकदम मेरे पैर ठंडे हो गए कि मेरे पर्स में सिर्फ 10,000 रुपए थे जब मैं बॉम्बे से आई और 5,000 मैंने एमआरआई के लिए दे दिया है। अब मेरे पास 5,000 बचे हैं और ये लोग तो मेरे से डिपॉजिट मांगेंगे, कोई 50,000 का या 1,00,000 का या कुछ। मेरे पास तो पैसे नहीं है, बड़ी पोजीशन ऑकवर्ड हो जाएगी। कैन यू बिलीव इट? जैसे उसने मुझे पेपर दिया विंडो में से साइन करने के लिए, उसको ये फोन आ गया कि इनसे पैसे नहीं लेना, सिर्फ इनके सिग्नेचर ले लो और एड्रेस ले लो और कुछ नहीं है। रश टू द रूम, डॉक्टर इज वेटिंग। मैं रूम में गई, डॉक्टर तैयार वेट कर रहे थे, उन्होंने ट्रीटमेंट शुरू कर दी और आधा पौना घंटा वो हमारे साथ रहे। फिर उन्होंने कहा कि ये हमने मशीन लगा दी है, इससे पॉइजन निकलती रही बॉडी से और इससे
आपने नर्सिस के हाथ में नहीं देना केस, आपने अपने खुद ही ये करना है, तो पॉइजन निकालनी है ऐसे ऐसे। तो हमने कहा ठीक है। मेरा बेटा था और मैं थे, तो हमने रात भर बारी बारी, वो सोता था तो मैं जाके करती थी, मैं नींद आती थी मैं उसको बोलती तू कर। तो रात के 1 बजा होगा तो तो मेरा बेटा कहने लगा मम्मी सुबह से हम कुछ खाया पिया नहीं था। बोला मम्मी मेरे बहुत भूख लगी है, क्या है? तो मैंने कहा नहीं बेटा, मेरे पर्स में मूंगफली का पैकेट पड़ा है, प्लेन में उन्होंने वो दिया था, तो वो पड़ा है, वो तू खा ले, मेरे पास तो और कुछ है नहीं। हमें इतना भी ख्याल नहीं था, इतना बड़ा हॉस्पिटल है, इसमें कैफेटेरिया होगा या कुछ चाय का कप मिलेगा। हम तो इतने घबराए हुए थे। मैंने उसको कहा तू मेरा ये उस पर्स में से निकाल के मूंगफली थोड़ी सी खा ले। आप सोचो गुरुजी क्या क्या किस किस चीज का आपका ख्याल रखते हैं। जैसे बेटे ने कहा भूख लगी है, मैं दरवाजा खोल के थोड़ी देखने लगी बाहर, ऐसे परेशानी से रूम का दरवाजा खोला तो बाहर एक अंकल आ रहे थे जो मेरा सबको जानते थे, जो मेरे अंकल को जानते थे, मुझे भी जानते थे। उनके हाथ में, एक हाथ में उन्होंने तकिया उठाया हुआ था, दूसरे हाथ में टिफिन का डब्बा, और मुझे वो अपने कॉरिडोर से ही शोर करने लगे, क्या भाभी जी आपने बताया ही नहीं, आप अगर हम हॉस्पिटल में आए हुए हो, इतने परेशान हो, मैं खाना लेके आया हूँ आपके। तब उसमें रात के 1:30 बजे थे। वो टिफिन का डब्बा लेके आया, फटाफट बेटे ने खाया, मैंने भी खाना खाया, और मैंने उसको कहा हम भी अभी भी आए हैं, मुझे भी पता नहीं था कि ये प्रॉब्लम है। तो गुरुजी ने उस समय हमारे रात का खाना भी देख लिया, खिला दिया और डॉक्टर ने ट्रीटमेंट भी शुरू कर दी। हमारे आने से पहले डॉक्टर वेट कर रहे हैं और पैसे भी हमसे नहीं लिए। 2 दिन तक उन्होंने कोई बिल नहीं मुझे भेजा। 2 दिन के बाद थोड़े फर्क पड़ने लगा तो मुझे बिल बारी बारी आने लगे। खैर सीरियस बहुत थे, डॉक्टर ने जवाब दे दिया था कि बचेंगे कि नहीं, मैं कुछ बता नहीं सकता। मैंने कहा गुरुजी हैं जो करेंगे करेंगे। तो उन्होंने गुरु ने हौसला दिए रखा। हम लोग करे मेरे, जब तक मेरी बेटी बॉम्बे से, जवाई बॉम्बे से आ गए, जवाई मेरे डॉक्टर हैं, वो आ गए, थोड़ा और हौसला हो गया। तो 8-10 दिन तो बहुत सीरियस निकले। रोज वो हॉस्पिटल अपने ऑपरेशन थिएटर में ले जाते थे, वो थोड़ा 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 पस निकालते थे। ये भी डर था कि पूरा ये ना फट ना जाए। ऐसे करके 10-15 दिन निकले, थोड़ा फर्क पड़ा तो फिर हम घर ले आए। अच्छा अब मैं बताऊं गुरुजी ने क्या किया। मेरे पास पैसे तो ज्यादा थे नहीं, क्योंकि मैं तो बॉम्बे पोस्टिंग थी। अच्छा, मेरा सबको पता नहीं था वो सीरियस, इतने सीरियस हैं कि वो कुछ पैसे का इंतजाम करना पड़ेगा। तो मैं बड़ी घबराई हुई थी। जितने पैसे मेरे, पहले मैं बॉम्बे दिल्ली पोस्टिंग थी, मेरे बैंक में कुछ 2-2.5 लाख रुपए थे, वो मेरे अब खत्म होने लगे। फिर मैं घबराई थी कि अब क्या करूंगी, ये बिल मांगेंगे। मेरी मम्मी भी आ गई बॉम्बे से, उन्होंने कहा पैसे ले लो। मेरा भाई आ गया पूना से, उसने कहा मेरे से पैसे ले लो, लेकिन मैंने कहा नहीं नहीं मेरे पास है, मैंने किसी से नहीं लिए। अब गुरुजी की रहमत देखो, लास्ट डे जब गुरुजी ने उनको घर भेजने का क्या किया तो मैं घर चली गई। मुझे घबराहट थी कि पैसे मांगेंगे, मैं क्या बोलूंगी। तो मैंने बोला मेरा बेटा बोलेगा मम्मी आएगी तो मुझे 1 दिन का टाइम मिल जाएगा। लेकिन जैसे मेरे बेटे ने फोन किया पापा जी को ला रहे मम्मी आप आ जाओ, तो मैंने कहा बेटा बिल को बताया उन्होंने? बोला हाँ मम्मी, जो हमारी दवाइयाँ बची थी, जो सिक्योरिटी था, उसमें सारा एडजस्ट हो गया, हमको कुछ सिर्फ 5-6 हजार देना है। मेरे पास 10 हजार बचे थे, वो उसी में सारा पैसा पूरा हो गया। अब मैं आपको एक डिटेल में इसलिए बता रही हूँ कि गुरुजी ने ठीक तो किया, वो सबसे बड़ी रहमत थी, लेकिन साथ में हम लोगों को भी कोई तकलीफ नहीं होने दी। उन्होंने डॉक्टर को पहले भेज दिया, हॉस्पिटल का पहले अरेंजमेंट कर दिया, नर्सिंग होम में पहले अरेंजमेंट कर दिया, सारा अरेंजमेंट, सो मच सो कि खाने का भी अरेंजमेंट कर दिया। वो बंदा खाना लेके आ गया था। अब एक और बताऊं, अब जब हम नर्सिंग होम से आए हॉस्पिटल में, तो हम तो एमआरआई कराने गए थे और इतना सीरियस केस था कि हम वापस जा नहीं सके। हमारे पास तीसरा बंदा कोई नहीं था, एक बेटा और मैं, दोनों हम उनके अंकल के ट्रीटमेंट में लगे हुए थे। मेरे ऑफिस में लड़का होता था, मेरा पहले पियून होता था, तो वो आ गया। मैंने कहा तू कैसे आया? बोला मेरे को ऐसे पता लगा कि आपके घर गया था और साहब के मम्मी ने बोला वो हॉस्पिटल में गए हैं। तो अब मैं क्या कर सकता हूँ, रात को 1 बजे आया। मैंने कहा उधर तो चला जाओ नर्सिंग होम में, वहां भी रूम नंबर 212 है,
वहां हमारा कुछ सामान पड़ा होगा, वो सामान उठा के ले आ, क्योंकि नेक्स्ट डे वो रूम तो किसी और को अलॉट हो जाएगा और हमारा सामान पता नहीं कहाँ जाएगा, क्या होगा। तो वो लड़का रात को आके सामान लेके गया। तो ये सारा गुरुजी ने पूरा अरेंज कर दिया। और घर आए, घर आने के बाद फिर करीब मैंने 20 दिन महीना छुट्टी ली, बॉम्बे नहीं गई। उसके बाद मैं बॉम्बे गई, तो जब मैं बॉम्बे गई तो मेरी मम्मी मेरे साथ आ गई, वहां भी मेरा पूरा अरेंजमेंट हो गया। लेकिन तब मुझे एहसास हुआ कि जब मैं दिल्ली में थी, पोस्टिंग मेरी दिल्ली में ही थी, तो गुरुजी ने मुझे कहा कि आशा आंटी मैं तेरे घर आ रहा हूँ। हम लोग इंडिया गेट रहते थे। तो मैंने कहा हाँ जी गुरुजी। लेकिन मैं घबराई हुई थी कि मुझे अभी घर में शिफ्ट किए करीब महीना 2 महीने हुए थे, पूरा ढंग का फर्नीचर भी नहीं था, कुछ सामान भी नहीं था। गुरुजी आ रहे हैं, क्या करूंगी? तो गुरुजी ने कहा मैं आऊंगा, तो मैंने कहा ठीक है। अच्छा क्या हुआ था, जब मैं उस घर में शिफ्ट हुआ इंडिया गेट वाले घर में, तो मुझे किसी ने बोला था कि ये घर तुम्हारे मास्टर के हाउस के लिए ठीक नहीं है। मैं तो इन चीजों को मानती नहीं, तो मैंने ऐसे ही सहज स्वभाव से कह दिया अच्छा फिर क्या उपाय होना चाहिए। तो उन्होंने बोला कि इस रूम में उनको नहीं सोना चाहिए। ठीक है, नहीं सोएंगे उस कमरे में। हमने अपने वाला कमरा हमारी मदर लॉ को दे दिया और हम दूसरे अनअटैच बाथरूम वाले कमरे में चले गए। तो मुझे लगा बात टल गई। लेकिन गुरुजी ने देख लिया कि ये घर मेरा अंकल के लिए ठीक नहीं है। तो जैसे कि मैंने शिफ्ट किया, हमारे नेबर चेयरमैन थे कस्टम्स के, वो मेरे बैचमेट थे। तो वो मेरे घर आए प्रसाद लेके और कहने लगे कि ये मेरे गुरुजी का प्रसाद है। तो मैंने ले लिया। उनकी वाइफ पीछे पीछे आई कि बोले मिठाई का डब्बा तो पूरा ले आते, क्या 2 टुकड़े ले आए हो? तो उन्होंने बोला नहीं नहीं ये प्रसाद है, मिठाई का डब्बा नहीं है। तो भी मैं प्रसाद ले लिया, लेकिन मैंने उसमें कुछ खास ज्यादा सोच विचार नहीं किया कि गुरुजी ने प्रसाद भेजा है। तो गुरुजी ने मुझे उस घर के अंदर पैर रखते ही अपना प्रसाद भेज दिया, अपनी प्रोटेक्शन दे दी कि तुम इस घर में जो भी है मैं तुम्हें रक्षा करूंगा। दूसरी बात, गुरुजी ने सोचा प्रसाद इज नॉट इनफ, इसलिए वो खुद आए। उन्होंने चरण रखे उस घर पे ताकि इनकी इनकी मेरा अंकल की जान बच जाए। मैं अब ये बहुत देर बाद मुझे एहसास हुआ कि गुरुजी क्यों आए। मैंने तो गुरुजी को कहा भी नहीं था, रिक्वेस्ट भी नहीं की थी, लेकिन गुरुजी ने देख लिया था कि उनका आना जरूर बहुत जरूरी है। उस घर में आएंगे, चरण डालेंगे, उस घर में जो भी नेगेटिविटी है अंकल के लिए उसको निकाल दे। वो सारा करके फिर जब अंकल आए, बीमार हुए, इतने सीरियस हो गए कि डॉक्टर ने जवाब दे दिया, फिर उनको ठीक। तो गुरु जी की रहमतों का तो कोई अंत नहीं है। मैं डिटेल में इसलिए आपको इतनी डिटेल में बताया ये सब कि नॉट ओनली गुरु जी ने उनकी बीमारी, उनकी जान, उनको नया जीवन दिया है, लेकिन हम लोगों को एक एक कदम कदम पे उन्होंने हमारा ख्याल रखा। और वो अंतर्यामी थे, अंतर्यामी हैं। उन्होंने हर समय देख लिया कि अब ये क्या इनको मुश्किल आएगी, उसका प्रबंध उन्होंने पहले ही कर दिया। हम तो अभी कई सालों बाद मुझे इसका एहसास हुआ कि गुरुजी क्यों आए थे उस घर में, ओनली फॉर दैट कि उस घर में ब्लेस कर दूं कि जो इन पे तकलीफ आएगी वो यूं निकल जाए और ये ठीक ठाक हो जाए। गुरुजी ने तो बहुत बहुत रहमतें की हैं, उनका कोई गिनत नहीं है, उनका कोई हिसाब नहीं है। उनके लिए कोई शुक्राना इज नॉट इनफ। शुक्राना इज नॉट ए वेरी स्मॉल वर्ड जो गुरु जी करें। दिन दिन हर दिन जो कोई छोटी प्रॉब्लम क्या आती है, मन में ही कोई ख्याल आ जाता है, गुरु जी पूरा कर देते हैं। अब आपने गुरु जी के कई सुने होंगे सत्संग, बीमारी ठीक कर, जैसे हमें अपना बनाया, मेरे मुझे ठीक किया, इनको किया, मेरे बेटे का किया, कई किए हैं। लेकिन गुरु जी अपनी हमारी खुशियों का भी ख्याल रखते हैं। छोटे से मन में एक ख्वाहिश आई और वो पूरी कर देते हैं। मैं आपको एक इसका एग्जांपल देती हूँ, थोड़े आप हंसोगे कि आंटी क्या बता रही है। हमारा 40th वेडिंग एनिवर्सरी थी 6 दिसंबर को 2009 में। तो मैंने अपने अंकल जी को कहा कि हमारी 40th वेडिंग एनिवर्सरी है, चलो एक गुरु जी का सत्संग कर लेते हैं। तो 50th किसने देखा है, 40th पे कर लेते हैं। तो उन्होंने, मेरे अंकल ने बताया कि मेरी छोटी सिस्टर के हस्बैंड की डेथ महीना पहले ही हुई थी बॉम्बे में। तो मेरे अंकल बोलने लगे कि आशा ठीक नहीं रहेगा, गुरुजी को सत्संग करेंगे, खुशियां मनाएंगे, अभी महीना ही पहला हुआ तुम्हारी छोटी सिस्टर के हस्बैंड की डेथ हुई है, तो अच्छा नहीं लगेगा। ठीक है, मेरे को समझ आ गई, मैंने कहा ठीक बात है, चलो नहीं करते। बात आई गई होगी, कोई तीसरे बंदे को पता नहीं कि मेरे मन में ये इच्छा थी
और मैं सत्संग करना चाहती थी। बात खत्म हो गई, भूल भी गए। अब 6 दिसंबर की वेडिंग एनिवर्सरी थी और 5 दिसंबर शाम को मेरी डॉटर इन लॉ मुझे कहती है, मम्मी, अपने ऑफिस से फोन करती है, मम्मी आज शाम को हमारे घर में 10-15 जने संगत के आएंगे, दे विल कम फॉर अ कप ऑफ टी। तो मैंने कहा वो तो लंगर खा के आएंगे, तो उसके उसके मैं क्या खिलाऊंगी? तो बोली चाय चाय लेंगे और परोंठी बना लेना। अच्छा ठीक है। मैंने बोला लंगर के बाद कौन परोंठी खाएगा? तो चलो ठीक है, मैं बना दूंगी। तो मैंने अपनी अच्छी क्रॉकरी निकाली, घर ठीक ठाक किया। तो सर्दी के दिन दिसंबर का था, घर में रेवड़ी, ड्राई फ्रूट, ये वो तो था, ये चॉकलेट वॉकलेट जो बिस्किट जो भी थे, काफी कुछ सामान था। मैंने कहा ठीक है, परोंठी बना लेते हैं, वैसे भी लंगर के बाद क्या कोई खाएगा। अच्छा 10 बज गए, मेरी डॉटर लॉ भी ऑफिस से नहीं आई, उसका फोन आ गया, मम्मी जी आज कुछ एक्स्ट्रा काम है, ज्यादा काम है यहाँ, तो मैं नहीं आ पाऊंगी, तो आप मैनेज कर लोगे? मैंने बैठक घबरा गई, अकेली मैं क्या करूंगी? मैं सबको रिसीव करूंगी कि मैं यहाँ बनाऊंगी, चाय प्रसाद बनाऊंगी। खैर गुरुजी मेरी सेवा लेना चाहते थे, मेरी सेवा लिखी हुई थी, ऑफिस से ले जाएंगे। वो तो अपने पापा के घर चली गई। अब 10 बज गए, 11 बज गए, 12 बजने लगे, कोई हमें मैसेज नहीं है और मुझे नहीं पता किसने मेरी डॉटर लॉ को इन्फॉर्म किया कि हम आएंगे, ना हमारे पास कोई फोन नंबर है। वेट करते रहे। मेरे अंकल थोड़े ड्रेसिंग के मामले में काफी पर्टिकुलर हैं, अपना सर्दी था, सूट वूट पहना हुआ था, वो कहने लगे कब तक ये पहने, 12 बज गए, अब तो कोई नहीं आएगा। मैंने कहा कि आप अपना कुर्ता पजामा पहन लो, अब मैं क्या बता सकती हूँ, मुझे भी पता नहीं, लेकिन उन्होंने कहा मैं हम आएंगे। अच्छा 12 बज गए, 1 बज गए, हम सोए नहीं, हम बैठे रहे। 1:30 बजे मेरे बेटे को फोन आता है, चेतन अपने घर का एड्रेस बता दे, हम आ रहे हैं। तो 1:30 बजे इसने एड्रेस बताया और करीब 2 बजे, पौने 2 बजे मैंने ये कहा था कि जैसे आप हमारे गेट पे पहुंचोगे, गेट नंबर 1 पे, तो हमें फोन कर देना, क्योंकि हम फर्स्ट फ्लोर पे हैं, हम नीचे आ जाएंगे। तो उन्होंने फोन किया, हम नीचे उतरे। नीचे मैंने, मेरा बेटा उतरा, फिर मैं भी चली गई नीचे। तो मैंने देखा गाड़ी एक नहीं कई गाड़ियां, पूरी गाड़ी जैसे कोई प्रोसेशन चला रहा है। रात को 2 बजे तो मैं नीचे उतरी, तो देखा तो पहली गाड़ी में से एक आंटी निकली, एक हाथ में बड़ा सा मिठाई का डब्बा, और दूसरी पीछे आंटी एक और निकली, उसके हाथ में बड़ा सा गुलदस्ता। तो मेरे आंखों में आंसू आ गए। मैंने कहा अपने बेटे से, तूने कुछ कहा क्या किसी से? तो बोले नहीं मम्मी, मैं क्यों कहूँ, क्या बात है? तो आंटी बोली, आंटी क्या बात है, आप क्यों, क्या बात है? मैंने कहा नहीं, आज हमारी वेडिंग एनिवर्सरी सुबह तक होनी थी और मैं सोचा कि इसने आपसे किसी बताया है। तो बोले नहीं, हमको कुछ किसी ने बताया। तो मैंने तो कहा ये आप क्या लाए हो? फिर बोले गुरुजी बोले ये जा रही हो, ये लेते जाओ। पहले लड्डुओं का डब्बा दिया साथ में, ले जाओ, और फिर कहा कि गुलदस्ता फूलों का भी ले जाओ। अब ऊपर आए, मेरे तो आंखों में आंसू न टिके कि गुरुजी देखो, गुरुजी को ख्याल है कि इसकी वेडिंग एनिवर्सरी है, तो एक बाप है जो एक बेटी की ख्वाहिश पूरी करेगा जरूर। तो सारे ऊपर आए, 10 जने की जगह 30 जने आ गए। ऊपर आए, फटाफट मेरे डाइनिंग चेयर लगाई, सोफा सब इधर उधर कच्चे करके, कोई किसको कहीं बिठाया, किसको यहीं बिठाया, और चाय शुरू की। चाय, मैं तो चाय बनाऊं, कुछ करूं, मेरे हाथ ही कांपी जाए। आंटी एक आई, बोली चलो आप उधर जाके देखो, सबको मिलो, मैं चाय बनाती हूँ। फिर उसने चाय बनाई, रोंटियां बनाई और सबको खिलाया पिलाया। सब हम लोग इतना मस्ती मजे करते रहे, कोई चॉकलेट निकाली, कोई रेवड़ी निकाली, कोई गच्चक निकाली, ड्राई फ्रूट, काजू बादाम, ये वो सारा निकाल के खाए। सबने वो सबने सत्संग किए, इतने हंसी मजाक, इतना खुश रहे सब। पूरी पार्टी हो गई, 30 जनों की पार्टी हो गई। रात को 3 बजे वो लोग जाने का नाम लिया, बोले अब हम जाएंगे। और जाने से पहले मैं आपको क्या बताऊं, वो आंटी ने ऐसे ऐसे गले मिली, ऐसे जफ्फी डाली, ऐसे प्यार किया जैसे गुरुजी स्वयं प्यार कर रहे हैं, ऐसे गले मिलके ऐसे ब्लेस किया, आप खुश रहो, आपकी जोड़ी सलामत रहे, क्या क्या उसने ब्लेसिंग दी, बिल्कुल गुरुजी स्वयं ब्लेस कर रहे थे। मैं सोचती थी इससे ज्यादा बढ़िया कोई
कोई वेडिंग एनिवर्सरी नहीं हो सकती, 40th हो कि 50th हो कि जो मर्जी हो। अब मेरी कोई इच्छा नहीं रही, मुझे कुछ भी करने का, मेरे और कोई अच्छी चीज नहीं जितना मुझे आज गुरुजी ने खुश कर दिया है। तो ये मैं इसलिए आपको बता रही हूँ कि गुरुजी दुख में तो जरूर करते हैं, प्रोटेक्शन देते हैं, लेकिन आपकी छोटी सी ख्वाहिश होती है, आपने मन में बात तीसरे बंदे को नहीं पता, हमारे बेटे को भी नहीं याद कि मम्मी की वेडिंग एनिवर्सरी, और गुरुजी ने पूरा इंतजाम कर दिया कि तुम्हारे घर में आएंगे, हंसी खुशी मनाएंगे, सारी बड़ा पार्टी होगी। 3 बजे घर से वो गए वापस। मुझे आई कांट फॉरगेट दैट डेट। मुझे इससे ज्यादा गुरुजी की रहमत कभी ख्याल में नहीं आई कि इतनी एक बात कही, अंकल ने मना कर दिया, मैं चुप भी हो गई, लेकिन गुरुजी के मन में था कि इसके मन में एक इच्छा आई जिसको मैंने पूरी करनी है। और तब से मैं गुरुजी के एक एक बात के लिए कभी मांगती नहीं हूँ। मुझे पता है कि जो मुझे मेरे ठीक है तो गुरुजी अपने आप करेंगे, मेरे को कहने की इच्छा नहीं है, मेरे मन में आई तो गुरुजी पूरी करेंगे, जब टाइम ठीक होगा, जब सही समय होगा गुरुजी प्लीज पूरा करेंगे। अब इच्छा नहीं रही किसी बात की, बस यही होता है कभी दर्शन दे दें और एक बड़े मंदिर चले जाएं, अभी बड़े मंदिर पता नहीं कब खुलेंगे, तो लेकिन गुरुजी हमारे साथ हैं, हर पल एहसास भी होता है साथ हैं, लेकिन गुरुजी कृपा करें। गुरुजी की एक मैंने देखा कि गुरुजी की कृपा है, आप जितना आप उनको प्यार करोगे उससे 100 गुना आपको ज्यादा प्यार करते हैं, बहुत प्यार करते हैं गुरुजी। और गुरुजी हर हर घर के हर बंदे को प्यार करते हैं। मेरी बहुत इच्छा थी कि मेरी बेटी को भी गुरुजी दर्शन दें, गुरुजी अपने शरण में लें। गुरुजी ने बेटी को, जवाई को, सबको शरण में ले लिया, बेटे को शरण में ले लिया। बेटी तो बेटी की वेडिंग एनिवर्सरी थी, बेटी वर्किंग लेडी है, उसने कभी इच्छा भी नहीं की कि मैं कुछ सेलिब्रेट करूं। मुझे लगता काम है, ऑफिस है, छुट्टी कहाँ लेके वेडिंग, ठीक है वेडिंग एनिवर्सरी हो गई, शाम को जाके एक केक मंगा लेंगे, छोटी बस इतनी बात। लेकिन उस दिन थर्सडे था, बॉम्बे में है वो, थर्सडे था, तो उसके मन में प्रेरणा आ गई, आज थर्सडे है, किसी आंटी के घर सत्संग है, तो आज छुट्टी ले लेते हैं, वो सत्संग पे जाएंगे, बाई चांस आज सत्संग है, तो वो सत्संग के लिए चली गई। और वो कहती है मम्मी, उसके हस्बैंड ने भी छुट्टी ले ली, वो डॉक्टर है हॉस्पिटल में, छुट्टी ले ली, दोनों चले गए। वो कहती है सत्संग में तो एक नमकीन और एक मीठा एक सब्जी होती है, कम से कम 20 डिशेज होंगी, पूरी पार्टी थी, इतना बढ़िया ले आओ पूरा बुफे ये वो। तो कहती मेरी आंखें थोड़ी डबडबा गई। तो किसने पूछा आंटी क्या, तो बोली मैं सोच रही हूँ कि गुरुजी इतना सोचते हैं, इतनी हमारी खुशी सोचते हैं, क्या हो गया, आज हमारी वेडिंग एनिवर्सरी है, और मैंने सोचा सत्संग है गुरुजी का, मैं जाऊंगी। गुरुजी इतनी आशीर्वाद देते हैं, इतने डिशेस बना दी आंटी ने, इतनी कभी कोई नहीं इतना नहीं बनाता, तो पूरी पार्टी कर दी गुरुजी ने। तो गुरुजी तो आपके मन में कोई इच्छा है नहीं है, थोड़ी सी एक बीज रूप में भी है, तो गुरुजी पूरी कर देते हैं। तो गुरु जी की रहमत बरसती है, इतनी बरसती है कि आप जितनी बरसती है उतना आपका प्यार बढ़ता है। आप सोचते हर समय शब्द सुनूं, हर समय गुरु जी के दर्शन करूं, यही आप। और नई संगत तो पुरानी संगत कोई है नहीं, ये भी हम लोग भी संगत इसलिए हैं कि हमने कोई पुराने गुरु जी से पुराना रिश्ता होगा, कोई पुराने कर्म किए होंगे जो गुरु जी हमें चोले में मिले। और गुरु जी, लेकिन फिर भी जब हम आते थे बड़े मंदिर में, हमें बिल्कुल एहसास नहीं था कि हम शिव जी को रूप देख रहे हैं, हम भगवान को मिल रहे हैं। हम यही सोचते थे महापुरुष हैं, पैर छूते थे, पैर दबाते थे, बस। लेकिन यही प्यार था, एक प्यार था बस, इसके सिवा और कुछ नहीं था कि भगवान, हमारे मन में कभी था ही नहीं कि हम भगवान को देख सकते हैं, हम भगवान को स्पर्श कर सकते हैं, हम भगवान का माथा चूम सकते हैं, ऐसी हमारे कभी सोच नहीं थी। अब हम सोचते हैं शुक्राना गुरुजी, आपने हमें इतना प्यार दिया, इतना प्यार देते हो, हमें आपने अपने चोले में होते हुए बुलाया अपने पास। और मुझे तो खास बुलाया गुरुजी ने, जो मेरी लड़की मुझे ऑफिस कहने आई कि मेरे घर गुरुजी आ रहे हैं, मुझे नहीं पता था कि हमारे गुरुजी बुला रहे हैं, मुझे नहीं पता था कि गुरुजी वापस आ गए हैं, वहाँ क्लास में नहीं है, मुझे लगा जलंधर चले गए हैं, अब दिल्ली नहीं आएंगे, मैं तो पता ही नहीं होना था। गुरु ने खुद बुलाया है। तो गुरु जी प्यार करते हैं तो अब यहाँ भी हो बुला लेते हैं, जहाँ भी हो आपका ख्याल करते हैं, आपको
हर समय उनकी छत्र छाया में रहते हैं। गुरु जी की रहमत, गुरु जी के प्यार, इसका बेअंत है, इसका कोई अंत नहीं है। लेकिन गुरु जी के पास आप सरेंडर कर दो, गुरु जी के साथ प्यार रखो। अब ये बात है, मेरी उम्र काफी है, आई एम 80 ईयर्स नाउ, तो मुझे डेथ का बिल्कुल भय नहीं है, बिल्कुल डर नहीं है। इतना हो गया है कि हर काम जो करो ये होता है कि गुरु जी प्यार करते हैं, गुरु जी देखते हैं, ऐसा काम न करें जो गुरु जी को अच्छा न लगे। तो कोई छोटा छोटा काम भी ऐसा हो जिसमें आप ठीक नहीं समझते, उसी समय गुरु जी ऐसा दिला देते हैं। हमें लगता है नहीं, गुरु जी को ये काम अच्छा नहीं लगेगा, हम नहीं करेंगे, तो रोक लेते हैं गुरु जी इस तरीके से। तो गुरु जी की बहुत बहुत कृपा है, ऐसी कृपा बनी रहे, सब संगत में बनी रहे। मैंने कुछ ज्यादा बोल दिया है, ज्यादा डिटेल में बोल दिया, इसलिए बताने के लिए कि एक बार आप गुरु जी के शरण में आ जाओ तो फिर आप देखो, आपका रहमत ही रहमत होगी, आपको प्यार ही प्यार मिलेगा। जय गुरु जी, जय गुरु जी। शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना मेरे प्रभु। गुणगान करने के लिए भी शुक्राना, अपने प्यार देने का शुक्राना, हर बात के लिए शुक्राना मेरे मालिक। जय हो मेरे गुरु जी। थैंक यू जी, थैंक यू संगत जी।